हिम्मतपुर नाम का एक गांव था जहां सुषमा अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। सुषमा घर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम किया करती थी। सुषमा को बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। बच्चों, तो बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है मैडम जी, मगर आजकल पैरों में बहुत दर्द रहता है। मैं समझती हूँ बेटा, मगर पढ़ाई करना भी काफी जरूरी है। तो हर दिन चाहे परिश्रम ही क्यों ना करनी पड़े, स्कूल हर रोज जाना चाहिए। समझ गए सब? हाँ मैडम जी। गांव में ना ही ट्रेन की सुविधा थी और ना ही बस की। सड़कों की हालत भी काफी खराब थी। लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। सुषमा का बेटा राहुल हलवाई के पास काम किया करता था। एक दिन राहुल थककर घर आया और अपनी पत्नी से कहने लगा, ये तो हर दिन का हो गया है। सुबह उठो और हर दिन पैदल चल के अपने काम पर जाओ, फिर काम खत्म होते ही वापस इतनी दूर तक चलकर घर आओ। मुझसे अब और नहीं होता ये सब। इस गांव में कुछ बचा ही नहीं है, ना ही रेलगाड़ी की सुविधा, ना ही रिक्शा की। इससे अच्छा तो हम दोनों मेरे मायके चलते हैं, वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन मम्मी को इस गांव से काफी लगाव है। वो आने से मना कर देंगी। मम्मी नहीं आएंगी तो हम खुद ही चले जाएंगे। आखिर कब तक उनकी वजह से हम भी इसी गांव में सड़ते रहेंगे? ठीक है, मैं माँ से पूछ कर देखता हूँ। अगर वो आने से मना करती हैं, तो हम दोनों ही इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। वैसे भी उन्हें पिताजी की पेंशन मिलना बंद हो गई है। अब यहाँ और रुकने की जरूरत नहीं है। राहुल और मनीषा दोनों ही माताजी से बात करने आते हैं। माँ, हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा, क्या बात करनी है? मैंने और मनीषा ने ये सोचा है कि हम सबको उसके मायके में रहने जाना चाहिए। वहाँ पर ट्रेन, रिक्शा और बस इन सब की सुविधा है और हम वहाँ पर सुकून से रह पाएंगे। बेटा, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए। बेटा, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ के बच्चों को शिक्षा देना मेरा काम है और तुम्हारे पिता और मैंने यहीं पर पूरी जिंदगी काटी है। मगर माँ, हमें यहाँ पर पूरी जिंदगी नहीं काटनी। ना ही ये घर अच्छा है, ना ही ये गांव। हर दिन राहुल जी थक कर घर आते हैं। मैं उन्हें अब और ऐसे नहीं देख सकती हूँ। मुझे माफ करना, मगर मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है माँ, तुम रहो यहीं पर, लेकिन मैं और मनीषा तो ये घर छोड़कर जा रहे हैं। राहुल अपनी माँ को छोड़कर मनीषा को लेकर उसके मायके रहने चला जाता है। सुषमा उदास होकर अपने घर के बाहर बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं पूरी तरीके से आज अकेली हो गई हूँ। पहले आप मुझे छोड़कर चले गए और आज हमारा बेटा राहुल। इस गांव में अगर रेलगाड़ी की सुविधा होती तो शायद राहुल और उसकी पत्नी आज मुझे छोड़कर नहीं जाते। सुषमा अपने पति और बच्चों को याद करके उस पेड़ के नीचे रो रही थी कि तभी आसमान में एक जादूगरनी अपने झाड़ू पर उड़ते हुए पेड़ के ऊपर से गुजर रही थी। वाह, आज तो आसमान बड़ा ही साफ है। ऐसे आसमान में उड़ने का मजा ही कुछ और है। तभी जादूगरनी को सुषमा के रोने की आवाज आती है। अरे, इतने अच्छे मौसम में ये रोने की आवाज किसकी है? जादूगरनी सुषमा को रोते देख उसके पास आती है। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। जी, आप कौन हैं? मैं एक अच्छी जादूगरनी हूँ, जादुईपुर से। आप बताइए माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? गांव में अच्छी सुविधा न होने के कारण आज मेरा बेटा राहुल
अपनी पत्नी के मायके में रहने चला गया। अगर इस गांव में रेलगाड़ी की सुविधा होती तो शायद आज मुझे मेरा बेटा छोड़कर ना जाता और गांव के बच्चे भी स्कूल टाइम पर पहुंच जाते बिना किसी कठिनाई के। ये लीजिए, इस बक्से में जादुईपुर की मिट्टी से बनी चिकनी मिट्टी है जिसे शहर में क्ले भी कहा जाता है। ये कोई ऐसा वैसा क्ले नहीं है। इससे आप जो बनाएंगी वो खुद ब खुद अपना आकार लेकर ठीक वैसा ही काम करेगा जैसे एक असली वस्तु काम करती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो उस व्यक्ति का हाल बुरा भी हो सकता है। जादूगरनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था माँ जी। इतना कहकर जादूगरनी अपने रास्ते निकल जाती है और सुषमा उस क्ले के बक्से को घर ले आती है। अगले ही दिन सुबह उठकर वो उसी पेड़ के नीचे आकर उस क्ले से एक छोटी ट्रेन बनाती है। जैसे ही ट्रेन पूरी होती है वो ट्रेन अपने आकार में बड़ी हो जाती है और सारे गांव के लोग वहां आकर उस ट्रेन को देखने लगते हैं और प्रधान भी वहां पहुंचते हैं। ये ट्रेन तो बड़ी अनोखी दिख रही है, लेकिन ये चलती भी है या नहीं? खुद ही इसमें बैठकर देख लीजिए प्रधान जी। गांव वाले ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन चलने लगती है। ये देखकर सब सुषमा की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और पूरे गांव में इस ट्रेन को बुढ़िया की जादुई रेलगाड़ी के नाम से जाना जाने लगता है। मैं ऐसे ही ट्रेन इस गांव के लिए और बनाऊंगी जिससे गांव के बच्चे हर दिन बिना थके स्कूल जा सके। सुषमा ऐसे ही काफी सारी ट्रेन बनाती है और गांव में ये ट्रेन पूरी तरह से लोगों के लिए मुफ्त होती है। इस जादुई ट्रेन के कारण गांव की प्रगति काफी तेजी से होने लगती है और ये बात मनीषा के मायके तक पहुंच जाती है। अरे सुनते हो, मैंने सुना है वहाँ हिम्मतपुर में माँ जी ने एक जादुई रेलगाड़ी बनाई है जिससे गांव काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। सुना तो मैंने भी है भाग्यवान, और सुना तो ये भी है कि सभी रेलगाड़ियों की सुविधा माँ ने बिल्कुल मुफ्त रखी है। माँ जी चाहती तो बहुत पैसे कमा सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये रेलगाड़ी मुफ्त कर रखी है। लगता है अब हमारे गांव जाने का समय हो गया है। राहुल और मनीषा दोनों ही अपने गांव हिम्मतपुर वापस आ जाते हैं। राहुल अपनी माँ से मिलकर कहता है, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम और मनीषा कैसे हो? हम भी ठीक है माँ जी। हमने सुना है कि आपने इस गांव में जादुई रेलगाड़ी की शुरुआत की है और वो भी मुफ्त में। हाँ बेटा, ये रेलगाड़ी मुफ्त है, इसीलिए ही आज बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और गांव की तरक्की भी तेजी से हो रही है। हमने इस गांव का ठेका थोड़ी ले रखा है माँ, आप निश्चिंत रहिए। अब मैं आ गया हूँ ना, अब सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। अगले ही दिन राहुल सुबह जल्दी उठकर रेलगाड़ी के पास जाता है और सबसे कहने लगता है, आज से ये रेलगाड़ी इस्तेमाल करने के लिए आप सभी को टिकट लेना होगा। जो टिकट नहीं लेगा वो ट्रेन की सवारी नहीं कर पाएगा। उसी वक्त गांव के प्रधान वहां पहुंचते हैं। लेकिन राहुल, तुम्हें तो ये गांव का हाल पता ही है, इसी कारण तुम्हारी माताजी ने इस ट्रेन की सुविधा को मुफ्त किया था। हाँ मैं जानता हूँ, मगर अब मैं आ गया हूँ। अगर इस रेलगाड़ी में बैठना है तो टिकट तो लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये प्रधान जी कि हम लोगों ने इस गांव का ठेका नहीं ले रखा है जो मुफ्त में रेलगाड़ी की सुविधा देते रहे। सभी गांव के लोग टिकट लेकर ट्रेन में सफर करने लगते हैं। और एक दिन मनीषा राहुल से कहती है, अभी तो हम बहुत धनवान हो गए हैं, लेकिन हमारा घर अभी भी बहुत छोटा है और मुझे पता है कि माँ जी ने ये जादुई रेलगाड़ी कैसे बनाई है। उनके कमरे में एक बक्सा रखा है जिसमें क्ले है और वो क्ले मायावी है। उस क्ले से तुम जो भी बनाओगे वो चीज असली बन जाएगी। अगर ऐसा है तो उस क्ले से हम एक बंगला बना लेंगे और उसी बंगले में रहेंगे। जी,
वही तो मैं भी सोच रही थी। आज जैसे ही माँ जी सोएंगी तभी मैं उस बक्से से थोड़ा सा क्ले लेकर आ जाऊंगी। जैसे ही रात होती है वैसे ही मनीषा सुषमा के कमरे में जाकर उस बक्से में से थोड़ा क्ले ले लेती है और अगली सुबह राहुल और मनीषा एक खुले मैदान में जाते हैं और वहां पर राहुल क्ले से एक बंगला बनाता है, मगर बंगले में दरवाजा बनाना भूल जाता है और वैसे ही क्ले वाला बंगला असली बंगले में बदल जाता है और दोनों ही बंगले में कैद हो जाते हैं। अरे ये बंगला कितना बड़ा और अच्छा है। मगर मनीषा, हम ये बंगले से बाहर निकलेंगे कैसे? क्योंकि मुझे कोई दरवाजा नहीं दिख रहा है और मैं दरवाजा बनाना भूल गया था। क्या? अगर ऐसा है तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर जाने का रास्ता जब नहीं मिलता तब दोनों ही बहुत निराश हो जाते हैं और मनीषा कहती है, ये सारी बातें हमारे साथ इसीलिए घट रही है क्योंकि हम लालच में अंधे हो गए थे। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, मैंने जो गांव वालों के साथ किया उसी की सजा मिल रही है मुझे। उसी वक्त सुषमा बंगले के बाहर आती है। क्ले निकालकर एक दरवाजा बनाकर बंगले पर लगा देती है और अंदर चली जाती है। और जब राहुल और मनीषा सुषमा को देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मैं लालच में अंधा हो गया था। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने जो किया आज हमें उसकी सजा मिल गई है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। मुझे इसकी बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। शुक्रिया माँ, आप जैसा और कोई नहीं है। मैं आज ही रेलगाड़ी की टिकट बेचना बंद कर दूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा। चटपटागंज नाम का एक सुनहरा गांव था। वहाँ राम खिलावन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करता था। चटपटागंज गांव के ज्यादातर लोग दूध और कपड़ों का व्यापार किया करते थे। सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। आमदनी पहले से आधी गिर चुकी है। तुम हमसे चतुराई ना करो। गांव वालों को भले बेवकूफ बना लो, पर मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने खूब पैसे बटोर रखे हैं। मुझे ताजुब इस बात से हो रहा है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो। राम खिलावन बेटा, तुम आ गए। वो दरअसल कुछ पैसे चाहिए थे। मैं पास के ही रिश्तेदारी में न्योता निभाने जा रहा हूँ। वो क्या है ना कि उनके यहाँ लड़की की शादी है। अब कुछ न कुछ तो हमें देना ही होगा। जी पिताजी, ये भी कोई कहने की बात है। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, आप न्योता करके आइए। राम खिलावन के पिताजी बड़ा खुश थे और वहाँ से रिश्तेदारों के पास चले गए। दूसरी ओर राम खिलावन की पत्नी रूपा देवी उनसे चिढ़ गई। जब भी पिताजी को पैसे देने होते हैं तो तुम हमेशा सरवन कुमार बन जाते हो। तुम मायके अभी कुछ ही दिन पहले तो गई थी और न्योता हटारी करना अच्छी बात होती है। क्या फायदा ऐसे इज्जत का जब घर और अनाज का कोई ठिकाना ही नहीं है। रूपा देवी की कड़वी बातें सुनकर राम खिलावन वहाँ से चला जाता है और जाकर अपने दोस्तों के पास ही के रेलवे स्थानक में उनसे मिलता है। कलवा और राम खिलावन उसी स्थान पर कोयला चुराकर बेचने का काम बरसों पहले किया करते थे। आओ राम खिलावन आओ, तुम्हारी ही तो मैं राह देख रहा था। कलवा, मैं आज तुम्हारे साथ कोयला चुराने नहीं आ सकूंगा। अरे कोयला चुराने के लिए मालगाड़ी भी तो आनी चाहिए। पिछले 2 साल से कहाँ आई है। ये रेलवे स्टेशन भी अब कबाड़ हो चुका है। अस्पताल और सारी सुविधाएं कोसों दूर हैं यहाँ से। दूध का व्यापार भी ठीक से नहीं चल रहा, न खेतों से अच्छी फसल आ रही है। पता नहीं कौन से बुरे कर्म हमारे सर पर बोझ बनकर पड़ चुके हैं। लगता है आज रूपा भाभी ने फिर से तुम्हें जला हुआ चावल खिला दिया है। नहीं कलवा भाई, मुझे खुद पर ही संदेह होने लगा है। मैं ये सब क्या कर रहा हूँ? ना परिवार खुश है और ना मैं। कलवा और राम खिलावन वहाँ बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर उस गांव का सरपंच एक अच्छी सी बाइक पर बैठकर उनके पास आ गया और उन्हें देखकर उनसे कहने लगा,
तो दोनों चंगू मंगू यहाँ पर हैं। ये देख रहे हो, एक बिलाती गाड़ी है और इस खुशी में आज दावत है। तुम आ जाना वहाँ पर। जरूर सरपंच साहब, हम सांझ होते ही वहाँ पर आ जाएंगे और आकर सारी तैयारी कर देंगे। तब कलवा अपने खुराफाती दिमाग में कुछ सोचकर राम खिलावन से कहता है, आज शाम को बड़ा उत्पात होने वाला है। तुम देखना, सबके होश उड़ जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं, तुम ऐसा क्या करने वाले हो? चलो दावत में मिलते हैं। राम खिलावन अपने परिवार को लेकर सरपंच के दावत में चला जाता है। इनके घर बिजली भी है। हमारे पूरे गांव में बिजली पिछले साल से नहीं आई है। कुछ भी कहो, सरपंच जी ने इंतजाम तो बढ़िया किया है। अरे राम खिलावन आ गए। जाओ, जाकर वहाँ से बर्फ का पानी टैंकर में भरवा दो। जी सरपंच साहब। सरपंच के यहाँ जाते ही सब अपना अपना काम करने लगते हैं। उतने में वहाँ पर सरपंच की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। हाय राम, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, अरे मेरी गाड़ी चोरी हो गई। कैसे सरपंच हो? तुम्हारे सामने से कोई गाड़ी चुरा कर ले गया? सबकी नजरों के सामने से गाड़ी चोरी हो गई। हाय राम। सरपंच अपने बिलायती बाइक को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे बाइक कहीं भी नहीं मिलती। राम खिलावन सारी बातें समझ जाता है और कलवा को गांव में ढूंढने लगता है। तुम यहाँ हो? इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? पूरे 6 महीने से तुम गायब हो। तुम्हारा कोई अता पता भी नहीं है। अबे थम जाओ और चलो मेरे साथ, तुम्हें एक चीज दिखानी है। कलवा राम खिलावन को लेकर उस रेलवे स्थानक पर चला गया और वहां जाकर सरपंच की गाड़ी को दिखाने लगा, जो रेलवे पटरी पर खड़ी थी और पूरी रेल मोटरसाइकिल लग रही थी। आगे से मोटर बाइक और पीछे से रेलवे के डब्बे उस गाड़ी में जुड़े हुए थे। उस मोटर बाइक के पहिए पूरे लोहे के थे, जैसे कि ट्रेन के हों। ये सब क्या है? तुम रेल की पटरी पर गाड़ी दौड़ा रहे हो? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? कुछ भी बोलने से पहले तुम मेरे साथ इस गाड़ी पर बैठो। मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। ना चाहते हुए भी राम खिलावन कलवा के उस रेल मोटरसाइकिल में बैठ जाता है और कलवा उसे चलाकर कुछ दूर कई साल पुराने खंडर जैसे रेलवे स्टेशन पर लेकर जाता है और वहां जाकर देखता है कि पूरा स्टेशन मरीजों से भरा हुआ है। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। जिस रात सरपंच जी के यहाँ दावत थी, उस रात मैं ये बाइक चुराकर वहाँ से अच्छी जिंदगी बिताने के लिए भाग रहा था। लेकिन घटना चक्र ऐसा हुआ कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। उस वक्त हुआ क्या, ये तो बताओ। मैं गाड़ी चुराकर वहाँ से जंगल की ओर भाग गया और वहाँ जाकर मैंने देखा कि एक परिवार बहुत ज्यादा परेशान है। हे भगवान, मेरे बच्चे को कोई बचा लो। मेरे बच्चे को एक जहरीले सांप ने काट लिया है। कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। बाबा, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नींद आ रही है। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वो उस बूढ़े बाबा और उस बच्चे को परेशान देखकर उनके पास जाता है और उनसे कहता है, क्या हुआ बाबा जी? वो बच्चा क्यों रो रहा है? लगता है तुम्हें भगवान ने भेजा है। बच्चे को एक सांप ने काट लिया है। बच्चे की जान को खतरा है। जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास ये गाड़ी है ना, हम इसे जल्दी से वहाँ ले जाएंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इस ट्रेन की पटरी पर से ले चलो। अगर ऐसा है तो मैं इस गाड़ी का पहिया बदलकर ट्रेन का पहिया डाल दूंगा। आप बच्चे को तैयार कीजिए। कलवा उस रेलवे स्थानक पर जाता है और एक बंद पड़े मालगाड़ी से ट्रेन के पहिए निकालकर उस सरपंच के मोटरसाइकिल में लगा देता है और पीछे ट्रेन का टूटा हुआ डब्बा जोड़ देता है। कलवा उस बच्चे को अपने बनाए हुए रेल मोटरसाइकिल में बिठाकर
पटरी के रास्ते से होते हुए ही वैद्य जी के पास पहुंचता है। बाबा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कलुआ उस बच्चे को वैद्य जी के पास सही समय पर पहुंचा देता है और वैद्य जी उसका इलाज करते हैं, जिससे कि वो बच्चा एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। धन्यवाद बेटा, तुम भगवान के भेजे हुए चिराग हो। इस जंगल में ऐसे ही कई सारे परिवार हैं जो हर साल किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तुम ही हो जो उन्हें इन सब चीजों से बचा सकते हो। और फिर क्या, तब से लेकर अब तक मैं बस यही काम कर रहा हूँ। हर जरूरतमंद को मैं इस गाड़ी की मदद से उन्हें वैद्य जी के पास ले जाया करता हूँ। इस चीज की हमारे पिछड़े हुए गांव को बहुत जरूरत है। मुझे तुम पर गर्व हो रहा है कलुआ, तुम बड़ा ही नेकी का काम कर रहे हो। कलुआ और राम खिलावन बात कर ही रहे थे कि उनके पास वैद्य जी घबराते हुए आए और कहने लगे, कलुआ बेटा, तुम्हारे गांव के सरपंच के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें हमारे स्टेशन के अस्पताल में लाना ही होगा, वरना उनकी जान को खतरा है। राम खिलावन कलुआ के साथ उस रेल मोटरसाइकिल में बैठकर दोबारा गांव जाता है और सरपंच जी के पिताजी को जख्मी हालत में वैद्य जी के पास चिकित्सालय में लेकर आता है। तुम्हारे इतने हिम्मत, तुमने मेरी गाड़ी चुराई। अरे देखो, मैं ये काम लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। ट्रेन की पटरी पर अब ट्रेन का आना बंद हो गया है, इसी वजह से मैं लोगों का ख्याल रखता हूँ। सरपंच जी कुछ कहते उससे पहले सरपंच जी के पिता ने सरपंच जी से कहा, तुम पागल हो, ये दोनों नेकी का काम कर रहे हैं। अगर ये गाड़ी ना होती तो आज मेरे प्राण संकट में होते। इनके नेकी के काम को हमें सराहना चाहिए। धन्यवाद काका, ये तो मेरा फर्ज था। राम खिलावन का परिवार अब बहुत खुश हो गया और सभी एकजुट होकर अच्छे से अपनी जिंदगी बिताने लगे।